हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सॉइल और वाटर इंजीनियरिंग में विंड इरोजन के बारे में। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो विंड इरोजन की वजह से सॉइल पार्टिकल्स जो हैं किस डायमीटर के कितने दूर तक के ट्रेवल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। The transportation distance of soil particle in wind erosion depends on diameter of particle and maximum height up to which they are lifted. तो ये दो चीज़ें जिन पर डिपेंड करता है, डायमीटर एंड मैक्सिमम हाइट अप टू दे विच दे आर लिफ्टेड। मेनली द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज्ड। L इज इक्वल टू एच एम डिवाइड बाई टी जी अल्फा। तो L है ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस मीटर में, एच एम है मैक्सिमम हाइट अप टू विच सॉइल पार्टिकल इज लिफ्टेड मीटर में है, टी है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, जी है ग्रेविटी 9.81 जो कि कंसिडर किया जाता है, और अल्फा है कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से जो है ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स विंड इरोजन की वजह से कितने दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं ये निकाला जा सकता है। देन नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट ऑफ सॉइल ब्लोन एंड डिपॉजिटेड। इसके लिए फॉर्मूला है G इज इक्वल टू 0.5 HM इंटू बी इंटू V1। इससे निकलता है हमारे पास G अमाउंट ऑफ सॉइल मटेरियल ट्रांसपोर्टेड, मतलब कितने अमाउंट में जो है विंड इरोजन की वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है ये है कि ये सॉइल लॉस नहीं है। विंड इरोजन की वजह से जो सॉइल लॉस कैलकुलेट करने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ये अमाउंट ऑफ सॉइल ब्लोन है। यहाँ पे HM है हाइट अप टू विच मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड। इसके लिए फॉर्मूला है VM माइनस वी म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। VM है मैक्सिमम विंड वेलोसिटी इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। V mu है critical wind velocity at which particle begin to move on the soil surface. It can be calculated using 7.31 equation. G है 9.81 gravity, V relative width of sand drift and T है transit velocity of moving particle. Then next देखते हैं यहाँ पे forms of wind erosion. इसके पहले हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ विंड इरोजन जो कि थे स्वीपिंग ड्रिफ्ट एंड एक्टिव ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे है फॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन, कंफ्यूजन नहीं होना है, सारी अलग अलग चीजें हैं दोनों। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्राटम ऑन विच विंड इज एक्टिंग, डिफरेंट फॉर्म ऑफ विंड इरोजन may likely to arise on windward side of the ridge. There is prominent attenuation of soil cover, whereas on the plains, the leveling of unevenness surface drifting of soil in the direction of prevailing wind is prominent. तो यहाँ पे टू फॉर्म्स होते हैं विंड इरोजन के, डेफिएशन एंड एब्रेजन और कोरेजन। टू टाइप्स के इसको डिस्टिंग किया जाता है, टू फॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन को, डेफिएशन एंड एब्रेजन या फिर कोरेजन। The deflation is referred as the process in which wind carries the loose soil particles away from one place to another. Deflation occurs mainly on the loose rocks or soil, मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें जो होता है उसको डेफिलेशन बोला जाता है। Then abrasion is the process in which particles remove is caused by wind carried particles, मतलब पार्टिकल जो विंड कैरी कर रहा है उसकी वजह से जो पार्टिकल्स रिमूव होंगे उनको एब्रेजन बोला जाता है। एब्रेजन टर्म जो है हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था सॉइल इरोजन वाटर इरोजन के अंदर में। इट occurs on hard rock. The corrosion occurs as a part of deflation process. ठीक है। The blowing away of soil particle is the deflation, whereas the sandstone, which is counted as easily eroded rocks, are particularly vulnerable to wind or wind erosion, corrosion. The corrosion mainly depends on the resistance of the material and the wind velocity. This process begins much slowly than the blowing of particles.
तो ये हो जाता है कोरेजन। अब विंड इरोजन इंटेंसिटी को देख लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है WE इज इक्वल टू 491.3 इंटू आई डिवाइडेड बाई आर के टू द पावर 0.835। यहाँ पे है WE सॉइल रिमूव्ड अंडर विंड इरोजन, यूनिट है टन्स पर एकड़ में। L है सॉइल क्लीननेस फैक्टर, R है क्रॉप रेसिड्यू फैक्टर, K है रिज रफनेस इक्विवेलेंट फैक्टर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला तो है नहीं, बट इसको आगे देखते हैं। लंचिंग जो टर्म है उसको देख लेते हैं एक शॉर्ट नोट के नज़रिए से। It may be defined as increase in the rate of soil erosion as wind blows further process across the field. It is mainly due to following reason. The wind is resulted from high blowing wind coming from same prevailing direction. तो एवलेंचिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉइल का रिमूव होना, और काफ़ी हैवी जो है विंड ब्लो के कारण जो कि रिमूव होता है उसको एवलांचिंग बोला जाता है। The wind moving leeward side tends to carry more abrasive material and slating soil particles are constantly dropped over the land surface. And third, the wind moving with greater velocity makes the field surface smooth, but wind again moves at rapid speed across the smooth surface. Then soil particles are very easily eroded from the surface and from there as compared to rough land surface. तो स्मूथ लैंड सरफेस से जो है विंड वेलोसिटी की वजह से ज़्यादा इरोजन होता है एज कम्पेयर टू रफ लैंड। देन नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ विंड इरोजन। इसके मेनली जो है काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं, मेनली यहाँ पे 5 हैं। लॉस ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट लॉस, प्रोडक्टिविटी लॉस, टेक्सचर चेंज, एयर पॉल्यूशन। तो 4 जो है वो सॉइल के रिस्पेक्ट में है और एक जो है एयर पॉल्यूशन है। The loss in soil, the extent of soil loss under wind erosion varies from place to place depending on the soil characteristics such as texture, moisture content, climatic factor like rainfall, wind velocity। ये सारी चीजें। सॉइल लॉस का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉइल जो कि पर लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का, वो लॉस होता है। मतलब किसी फील्ड में इरोजन हो रहा है विंड इरोजन, तो उसकी वजह से जो विंड की वजह से सॉइल रिमूव होकर एक जगह दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर लैंड के लिए, उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए सॉइल लॉस होता है। अब सिमिलरली अपर लेयर में ही जो है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं अप टू 8 इंचेस ऑफ डेप्थ। ठीक, तो उतने में ही जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं, और उस टॉप सॉइल के इरोजन की वजह से न्यूट्रिएंट लॉस भी हो जाता है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी न्यूट्रिएंट ना होने की वजह से कम होती है। अब जो टेक्सचर चेंज होता है, अपर लेयर रिमूव हो जा रहा है तो लोअर लेयर में जो सॉइल टाइप है वो हो जाएगा उस फील्ड का टेक्सचर, जिसकी वजह से टेक्सचरल चेंज भी हो रहा है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से एयर में जो पॉल्यूशन होता है, विंड के साथ में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इरोड होके उसके साथ सस्पेंडेड फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है। देन नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे सैंड ड्यून्स। अब ये सैंड ड्यून्स डेजर्ट में ही देखने मिलते हैं। जो सैंड ड्यून्स से नाम से ही क्लियर है, जो भी ड्यून्स क्रिएट होते हैं डेजर्ट में सैंड से, सैंड विंड इरोजन की वजह से, उन्हीं को बोला जाता है सैंड ड्यून्स। द एक्सटेंट ऑफ टोटल डेजर्ट एरिया इन इंडिया इज अबाउट 20.7 मिलियन हेक्टेयर। इन वेस्टर्न राजस्थान the area affected by moving and semi-established sand dunes of different degree is about 1,28,028 km square, and in Haryana 13,712 hectare area are subjected to dune formation. The word dune is derived from the English word dune which means hilly feature। मतलब हिल लाइक फीचर एक क्रिएट हो जाता है सैंड ड्यून्स के साथ में विंड इरोजन की वजह से। This happening is only pronounced in desert area. The moving wind dislodges the soil particles and transported them to a considerable distance, particularly in the absence of vegetal cover. The particles diameter ranging from 0.05 to 2 mm are the sand। तो ये विंड इरोजन के लिए क्लासिफिकेशन है।
0.05 to 2 mm का जो डायमीटर है वो सैंड के कंसिडर किया जाता है और इसकी वजह से सैंड ड्यून्स क्रिएट होते हैं विंड इरोजन के साथ में। देन नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट नोट आ सकता है, तो थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा। द सैंड ड्यून्स आर क्लासिफाइड एज अंडर एक्टिव ड्यून्स एंड फिक्स्ड ड्यून्स। एक्टिव ड्यून्स में क्रेसेंट ड्यून्स, लीनियर ड्यून्स, पिरामिडल ड्यून्स एंड फिक्स्ड ड्यून्स। एक्टिव ड्यून्स जिनका शेप चेंज होता रहता है, नाम से क्लियर है, और फिक्स्ड ड्यून्स जिनका शेप चेंज नहीं होता है, मतलब वो काफ़ी लॉन्ग टाइम में इस्टेब्लिश होते हैं और दोबारा फिर उनमें चेंजेस ज़्यादा नहीं होते। तो ये यहाँ पे इसको स्किप करते हैं टाइप्स के लिए। देन नेक्स्ट है विंड इरोजन कंट्रोल। प्रॉपर लैंड यूज एंड adoption of adequate moisture conservation practices are the main tools which help in wind erosion control in arid and semi-arid regions where serious problem of wind erosion is very common. तो टू टाइप्स के मेजर यूज किए जाते हैं, द मेजर टू रिड्यूस द सरफेस विंड वेलोसिटी एंड द मेजर टू इम्प्रूव द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है विंड इरोजन कंट्रोल, जो मेथड्स होते हैं उनको ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं तो टू टाइप्स में होता है। एक जो है जिसमें सरफेस विंड वेलोसिटी को कम किया जाता है और दूसरे में जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव किया जाता है। अब नेक्स्ट है मेजर टू रिड्यूस द सरफेस विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी कम करने के लिए वेजिटेटिव मेजर, टिलेज प्रैक्टिसेस या फिर मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल मेजर्स जो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव मेजर से क्लियर है कि इफेक्टिव जो ट्रीज होते हैं काफ़ी घने और लाइक विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट में जो ट्रीज यूज होते हैं, जो स्पीशीज यूज होते हैं, उनका यूज किया जाता है वेजिटेटिव मेजर्स में सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए थ्रू विंड। अब वेजिटेटिव मेजर्स मतलब ये जो है ट्रीज हम जो ग्रो करते हैं वो विंड वेलोसिटी को कम करते हैं, काफ़ी हद तक रोकते हैं, और अगर ज़्यादा डेंस लगाते हैं तो बिल्कुल भी विंड जो है फ्लो नहीं कर पाता है, मतलब काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, उसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो नॉन इरोसिव हो जाता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है गिगर ने, v2 इज इक्वल टू v1 h टू द पावर n। v2 है विंड वेलोसिटी एट हाइट h, v1 है विंड वेलोसिटी एट हाइट 1 मीटर, ये है एक्सपोनेंट। वेजिटेटिव मेजर में दो टाइप्स के आते हैं, इनको मतलब दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, टेम्परेरी मेजर एंड परमानेंट मेजर्स में। टेम्परेरी मेजर्स में जो टेम्परेरी मेजर्स आर रेफर टू यूज ऑफ डिफरेंट क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू प्रोवाइड गुड वेजिटेटिव कवर ऑन द सॉइल सरफेस। मतलब क्रॉपिंग की जाती है टेम्परेरी के अंदर, और परमानेंट के अंदर जो ट्री प्लांटिंग शर्ब मतलब परमानेंट ग्रासेस पूरे प्लांट को कवर किया जाता है वेजिटेशन से। दिस पार्टिकल्स टेम्परेरी में दिस पार्टिकल्स इंक्लूड द growing of those crops which are more effective for erosion control than interlilled crops. The root system of harvested crop holds the soil particle and stalk and stubble left in the field, further reduce the effect of wind currents and erosion get reduced. तो इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, ग्राउंड नट का जो रूट्स रहते हैं वो देखा होगा पूरे के पूरे सॉइल के अंडर में ही ग्रो होता है ग्राउंड नट का जो क्रॉप है। बट उसमें दिक्कत ये है, यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि उसके रेसिड्यूज को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या है, अगर आप हार्वेस्टिंग करते हैं मशीनरी से तो उसमें पूरा का पूरा सॉइल जो है वो अपलिफ्ट होता है और पूरे जड़ जो है वो साथ में बाहर आ जाते हैं। तो उस टाइप की क्रॉप जिनका जो रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है और काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन होल्ड करता है, ऐसे क्रॉप्स को यूज़ किया जाता है यहाँ पे टेम्परेरी वेजिटेटिव मेजर्स में, मतलब जिनसे प्रोडक्टिविटी भी हमको मिलती है, कुछ बेनिफिट होता है, वो टेम्परेरी वेजिटेटिव मेजर्स में आते हैं। मतलब क्रॉपिंग जो हम अडॉप्ट करते हैं फील्ड में, बट मेन फोकस ये होना चाहिए कि उससे विंड इरोजन कम हो और उसके जो रूट्स है वो सॉइल होल्ड करने में की कैपेसिटी ज़्यादा हो। देन परमानेंट वेजिटेटिव कवर्स में ट्री ग्रो करते हैं। These measures consist of planting the trees, shrubs and grasses for protecting the eroded land against wind erosion. The windbreak and shelter belt are the most effective permanent vegetative measures. तो विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट से यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतने गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।